हेलो एवरीवन, रघुवर के में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट एग्जाम 2015 में पेपर 1 में पूछे गए सीडीपी के सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। इसका कुछ क्वेश्चन हमने कल कंप्लीट किया था, इसमें कुछ प्रश्न बच गए थे जिसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, शिक्षार्थियों की व्यक्ति विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। तो शिक्षार्थियों की जो आपका व्यक्तिगत विभिन्नता होता है, एक दूसरे में जो विभिन्नता होती है उसके संदर्भ में शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा है, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करे। ऑप्शन बी है, कलन विधि का अधिकतम प्रयोग करना। ऑप्शन सी है, याद करने के लिए विद्यार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। और ऑप्शन डी है, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को के संदर्भ में शिक्षिका को क्या करनी चाहिए। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे क्या होगा, व्यक्तिगत विभिन्नता दूर होगा बच्चों में। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो ऑप्शन ए हमारा है, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित होता है। आकलन क्या होता है, शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी शिक्षिका का एक लक्षण है। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है, यह किसका लक्षण होता है। तो विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी यह आपका डिस्ग्राफिया से संबंधित होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। लिखावट में जो कमी होता है वह डिस्ग्राफिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित करता है। तो एक बच्चे की कॉपी लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है, इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार का बच्चा किस प्रकार का लक्षण प्रदर्शित करता है। तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन बी, अधिगम में अशक्तता के। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। शिक्षण में अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। तो किसके लिए। तो ऑप्शन ए हमारा है, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है। ऑप्शन बी है, उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है। तो ऐसे विद्यार्थियों को तो हम प्रोन्नत कर ही नहीं सकते हैं, आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन सी है, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। तो यह सबसे सटीक हमारा ऑप्शन है कि आकलन क्यों किया जाता है। तो बच्चों का आकलन इसलिए किया जाता है कि उनकी शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन किया जा सके। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है। अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है। तो ऑप्शन ए हमारा है, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। तो प्रतिभाशीलता इसका लक्षण होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशील बच्चों का नहीं है। इसमें अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा वह विशेषता है जो आपका प्रतिभाशील बच्चों का नहीं होता है। तो ऑप्शन ए हमारा है, उच्च आत्म क्षमता। तो यह प्रतिभाशील बच्चों के पास होता है। ऑप्शन बी है, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं। तो
आपका प्रतिभाशील बच्चों के पास यह नहीं होता है, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रिया उनका निम्न नहीं होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है? तो ऑप्शन ए हमारा है, पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना। तो यह एक प्रभावशाली अध्यापिका होने का लक्षण नहीं होता है। ऑप्शन बी है, समूह गतिविधियों के बजाय व्यक्ति अधिगम पर ध्यान देना। तो यह भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी है, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना। तो टीचर तो आपका विद्यार्थी क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका अनदेखी नहीं कर सकता है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि एक प्रभावशाली अध्यापिका या किसी भी टीचर का क्या होता है, किसी भी टीचर का दायित्व है कि वह अपने स्टूडेंट से काफ़ी संपर्क में रहे। संपर्क में रहने पे क्या होता है, बच्चे को भी टीचर से कोई भी बात कहने में, कोई भी क्वेश्चंस पूछने में उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो स्टूडेंट और टीचर के बीच एक नज़दीकी होनी चाहिए, जिसके द्वारा क्या हो, स्टडी को आसानी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसमें हमें बताना है कि बच्चों के अधिगम में सुगमता बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश अर्थात एक अच्छे क्लास का सृजन करने की आवश्यकता होती है। तो हमें बताना है कि नीचे जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा है, बच्चे प्रयासों को स्वीकृति। तो बच्चे के प्रयास को स्वीकृति देना चाहिए। ऑप्शन बी है, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। तो ऑप्शन बी यह हमारा है कि अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। ऑप्शन सी है, बच्चे को स्वीकार करना। तो यह बात सही है। ऑप्शन डी हमारा है कि अध्यापक का सकारात्मक रुख। तो टीचर का हमेशा पॉजिटिव रुख होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन बी कि अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। अध्यापक के अनुसार पूरा काम नहीं किया जा सकता है, इसमें बच्चे और अध्यापक दोनों का सामंजस्य सामान्य रूप से रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम अनुभव को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? नीचे हमें बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा आपका बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है। तो ऑप्शन ए हमारा है, विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। तो यह क्या है, ये आपका बच्चों के सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है कि विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके डैश में विभिन्नता है। सुरेश क्या है, सुरेश आपका शांत में एक कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। तो उनके डैश में विभिन्नता के कारण है। तो यह किस विभिन्नता के कारण है? तो ऑप्शन ए हमारा है अभिक्षमता, ऑप्शन बी है अधिगम शैली, ऑप्शन सी है परावर्तकता स्तर, ऑप्शन डी है मूल्य। तो हमने कल आपको एक क्वेश्चन बताया था, उसमें यह बताया था कि हर एक बच्चे का जो स्टडी करने का पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। तो क्या है, सुरेश इसमें अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन समूह में पढ़ना चाहता है। तो यह उनके डैश में विभिन्नता के कारण है, तो यह उनके अधिगम शैली में विभिन्नता के कारण है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। प्रत्येक बच्चे का IQ लेवल अलग अलग होता है, स्टडी करने का तरीका भी अलग अलग होता है, तो ये आपका अधिगम शैली के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं करती है। पुष्पा खुद से एक प्रॉब्लम का समाधान नहीं करती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं। तो किसी से हेल्प लेना क्या कहलाता है? ये आपका सहारा देना कहलाता है।
तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। तो विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना, यह किसे प्रतिबिंबित करता है? तो ऑप्शन ए हमारा है प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। ऑप्शन बी है आपका व्यवहारिक उपागम। उसके बाद ऑप्शन सी है प्रेरणा का मानवतावादी उपागम। ऑप्शन डी है प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। तो इसका सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन ए प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। तो बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, तो इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो शिक्षक किस रूप में काम कर सकता है? वह एक निर्देशक के रूप में काम कर सकता है, बच्चों को निर्देश दे सकता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि NCF 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती है। गलतियां किस कारण से महत्वपूर्ण होती है? तो ऑप्शन ए हमारा है यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ऑप्शन बी है यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। ऑप्शन सी है यह बच्चे की विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। तो NCF 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण है कि यह बच्चे की विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। तो इस तरह हमने कल और आज दो वीडियो में आपका 2015 के CDP के सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। अब हम 2016 के CDP के क्वेश्चंस को कल देखेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।